स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। और आज हम करने वाले हैं पाठ 15 संज्ञा विकार, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे क्रिया। क्या होती है क्रिया? भाषा में प्रत्येक वाक्य किसी कार्य या घटना के करने या होने का बोध कराता है। अब कोई भी वाक्य है, भाषा में किसी तरह का भी वाक्य हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या बोध होता है? किसी कार्य के करने का बोध होता है या किसी घटना के होने का बोध होता है। उस कार्य को करने वाले पद को ही क्रिया कहते हैं और उस कार्य को करने वाला जो पद होता है वो कहलाता है क्रिया। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वाक्य का अर्थ संपूर्ण ही तब होता है जब उसमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सूर्य चमक रहा है, किसान खेत में हल चला रहे हैं, कुछ किसान बीज बो रहे हैं, हवा मंद मंद बह रही है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाएं हैं जो कार्य के होने या स्थिति का बोध करा रहे हैं। इन्हीं पदों को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की क्या परिभाषा हुई? जिन शब्दों या पदों से किसी कार्य को करने, होने, घटना अथवा स्थिति या अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। अब पढ़ेंगे हम धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अब क्रिया बनती किससे है? वो किसी मूल शब्द से बनती है और जिससे वो बनती है उस मूल शब्द को कहा जाता है धातु। जैसे हंस, चल, गा, रो, सुन, बैठ, खेल, आ, जा आदि। मूल धातु की पहचान। अब मूल धातु की पहचान क्या होती है? जब धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू के साथ ही आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होती है। जैसे तू जा, तू लिख। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो मध्यम पुरुष है उसका जो शब्द है तू, उसके साथ ही प्रयोग किया जाता है। जो आज्ञा दी जाती है उसका तू के साथ प्रयोग किया जाता है। तू जा, तू लिख, तू पढ़, तू गा आदि। ये सभी क्रियाएं मूल धातुएं हैं जिनसे अनेक धातुएं बनाई जा सकती हैं। धातु का सामान्य रूप। मूल धातु में ना जोड़कर बनाए गए क्रिया रूप को सामान्य धातु रूप कहते हैं। अब मूल धातु जो होता है उसमें ना को जोड़ा जाता है और उससे जो क्रिया रूप बनता है उसे सामान्य धातु रूप कहते हैं। जैसे हंस जमा ना, हंसना, सो जमा ना, सोना। ये देखिए मूल धातु है हंस, उसमें ना जोड़ दिया तो हंसना बन गया, क्रिया बन गया, सामान्य धातु रूप। क्रिया की विशेषताएं क्या है? क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों की हो सकती है। जैसे वह खेला, यह है एक शब्द की क्रिया। वह खेल रहा था, अनेक शब्दों की क्रिया। क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है और मध्य में भी। क्रिया वाक्य के अंत में भी लगाई जा सकती है और वाक्य के बीच में भी। श्वेता को बुलाया, श्वेता को बुलाकर समझाया। ठीक है। क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है क्रिया? विकारी शब्द। अतः वचन, लिंग और कारक आदि के कारण भी इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे लड़का खाना खा रहा था, लड़की खाना खा रही है। लिंग के कारण इसमें बदलाव आया। लड़के खाना खा रहे थे, लड़कों ने खाना खा लिया। इसमें वचन व कारक के कारण परिवर्तन हुआ। यदि वाक्य में कर्ता के साथ किसी कारक का विभक्ति चिन्ह न लगा हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे विवेक जा रहा है, श्यामा जा रही है। क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ है। यदि कर्ता के साथ कारक का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब कर्ता के साथ यदि
कारक का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाएगी। जैसे उमेश ने समाचार पढ़े, कर्ता के कर्मानुसार क्रिया का प्रयोग। उमेश ने कविताएं पढ़ी। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है। कैसे? अगर वाक्य में, किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वाक्य की क्रिया उसमें कैसी होगी, जो क्रिया बनेगी वो क्रिया जो उसमें प्रयोग में लाई जाएगी वो होगी एक वचन पुल्लिंग। अध्यापक ने बच्चों को पुरस्कार दिया। अध्यापिका ने बच्चे को पुरस्कार दिया। अब पढ़ते हैं बच्चों क्रिया के भेद। क्रियाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, सकर्मक क्रिया के आधार पर और अकर्मक क्रिया के आधार पर। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है। अब जिस क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है? कर्म का प्रयोग होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब सकर्म, कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया में क्रिया को करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। अब जैसे सकर्मक क्रिया है तो उसमें जो क्रिया को करने वाला होगा, काम का करने वाला, वो कर्ता ही होता है, लेकिन उस काम का जो फल होता है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे दिनेश कार चलाता है, इसमें क्रिया क्या है? चलाना। कर्ता कौन है? दिनेश। कर्म कार, तो कर्म फल क्या है? कार। चल क्या रही है? कार। वह दूध पीता है, पीना क्रिया है, कर्ता कौन है? वह। कर्म क्या है? दूध, और कर्मफल दूध। सकर्मक क्रियाओं की पहचान। अब कैसे पहचाने कि ये सकर्मक क्रियाएं हैं? सकर्मक क्रियाओं में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में प्रश्नवाचक शब्द क्या या किसको का प्रयोग करने पर। अब देखिए, दिनेश क्या चलाता है? कार। अतः कर्म क्या हुआ? कार हुआ। यहाँ था ना दिनेश कार चलाता है, तो प्रश्न आया क्या चलाता है? कार चलाता है, तो कर्म हो गया कार। वह क्या पीता है? उत्तर क्या आया? दूध। ये वाक्य था ना, वह दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है, तो कर्म क्या हो गया? दूध। वे किसको बुला रहे हैं? उत्तर हमें, अतः कर्म हमें होगा। अब आता है अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब बिना कर्म के। जैसे अब उदाहरण देखिए, बच्चा गा रहा है, इसमें क्रिया है गा रहा है, कर्ता बच्चा। ठीक है, तो सीधा किस पे पड़ा? इसका असर कर्ता पर ही पड़ा। इसका जो फल है, इस व्यापार का जो फल है, ये किस पर पड़ा? कर्ता पर ही पड़ा। विजया हंसती है, क्या करती है? हंसती है। कर्ता कौन है? विजया। अकर्मक क्रियाओं की पहचान। अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्म में प्रश्नवाचक शब्द क्या या किसको लगाने से उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। अब जैसे सकर्मक में हमने जब प्रश्न लगाया था क्या, किसको, कैसे, तो उसमें हमें उत्तर मिला था, परंतु इसमें उत्तर नहीं मिलता है। जैसे क्या रोता है? क्या रोता है? कोई उत्तर नहीं। क्या हंसती है? विजया हंसती है। क्या हंसती है? इसका भी कोई, कौन हंसती है तो है, लेकिन क्या हंसती है? नहीं। द्विकर्मक क्रियाएं। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विकर्मक मतलब दो कर्म जिसमें होते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए प्रश्नवाचक शब्द क्या और किसे का प्रयोग करने पर यदि दोनों का उत्तर प्राप्त हो, वहां द्विकर्मक क्रियाएं
प्रयोग की जाती हैं। अब देखिए बच्चों, क्या और किसे, इन दोनों का जब उत्तर मिलता है तो वहां होती है द्विकर्मक क्रियाएं। जैसे श्रद्धा ने साक्षी को गीत के बोल समझाए। प्रश्न, श्रद्धा ने साक्षी को क्या समझाया? उत्तर क्या आया? गीत के बोल। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा, श्रद्धा ने गीत के बोल किसे समझाए? अब किसे का उत्तर आया? किसे समझाए? साक्षी को। तो यह है कर्म। ठीक। उपरोक्त उदाहरण में दो कर्म स्पष्ट हो रहे हैं, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। अब विशेष बात क्या है? विकर्मक क्रियाओं में प्रथम कर्म को मुख्य या प्रधान कर्म तथा दूसरे को गौण कर्म कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो अब हम देखेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़ते हैं सामान्य क्रिया क्या है। जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैं गाना गाता हूं, संजय खेल रहा है, एक ही क्रिया हो रही है यहाँ। संयुक्त क्रिया, जहां क्रियापद मतलब शब्द 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह घर पहुंच गया है। देखिए, पहुंच एक क्रिया, गया एक क्रिया और है भी एक क्रिया। तो यहां कितने पद हैं? 3 पद। सोहन चुपचाप चला गया। चला एक क्रिया, गया एक क्रिया, तो यहां 2 पद हैं। ठीक है। तो ये 3 क्रियापद है यहां और इसमें 2 क्रियापद। फिर आता है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब जो क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनते हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने जो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। अब देखिए, ये संज्ञा है। संज्ञा से जो नाम धातु क्रियाएं बनी हैं वो उसके आगे लिखें। गांठ गठियाना, हाथ हथियाना, लज्जा लजाना, झूठ झुठलाना। सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। अपना अपनाना। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। गर्म गरमाना, दोहरा दोहराना, चिकना चिकनाना, साठ सटियाना, नरम नरमाना, मोटा मटियाना। अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। थर थर थरथराना, बड़बड़ बड़बड़ाना, हिन हिन हिनहिनाना, टिमटिम टिमटिमाना। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है अथवा करवा रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें कर्ता कितने होते हैं? 2। प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, पहला हुआ प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, और प्रेरणा पाकर काम करने वाला प्रेरित कर्ता। तो बच्चों, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, ये 2 कर्ता होते हैं इसमें। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। अब यहां देखिए, माँ क्या हो गई? प्रेरक कर्ता। वो प्रेरणा दे रही है काम करने की। किसको? धोबी प्रेरित करता है। धोबी को वो प्रेरणा दे रही है काम करने की या करवा रही है उससे काम। ठीक है। तो यहाँ 2 कर्ता हो गए। आइए देखें प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कह, कह धातु। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? कहना, और द्वितीय क्या है? कहलवाना। चल, चलना चलवाना।
डूब डूबना, डुबवाना, धो धोना, धुलवाना, बोल बोलना, बुलवाना, और पीस पीसना, पिसवाना। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया पूरी हो चुकने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए, पूर्व का मतलब पहले। तो जब किसी वाक्य में एक क्रिया पूरी हो जाती है, एक काम पूरा हो गया और उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हुई, तो जो पहले वाली क्रिया होगी उसे कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे निधि ने कपड़े धोकर सुखा दिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक क्रिया तो हुई कपड़े धोने की और दूसरी क्रिया हुई सुखाने की। तो जो कपड़े धोने की क्रिया हुई वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। पूरक शब्द। कुछ वाक्यों में था, थी, थे, हैं, है, हो, हूं आदि शब्दों का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। इनके साथ किसी भी अन्य धातु या मूल क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। अब कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें था, थे, है, ही, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यही क्या होते हैं, क्रिया के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब इसमें इनके साथ किसी अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता है, किसी मूल क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो अब वाक्यों को तो पूरा करना है, तो वाक्यों को जब पूरा करने के लिए, ऐसे वाक्यों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों को इनके साथ हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है पूरक शब्द। यदि वाक्यों में से पूरक शब्दों को अलग कर दिया जाए तो वाक्य का कोई अर्थ न होगा। जैसे सभी छात्राएं प्रयोगशाला में थीं। यहां प्रयोगशाला पूरक शब्द है। अब अगर इस प्रयोगशाला को हम हटा दें, यहां सभी छात्राएं में थी, तो कोई अर्थ नहीं हो रहा है इस वाक्य का। तो इसलिए प्रयोगशाला लगाया गया है जिससे कि ये वाक्य पूरा हो जाए। तो प्रयोगशाला हुआ पूरक शब्द। अब आता है बच्चों सहायक क्रिया। वाक्य में जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सहायक मतलब सहायता करने वाला। तो ऐसे शब्द जो कि मुख्य क्रिया जो होती है वाक्य की उसकी सहायता करते हैं उन्हें कहा जाता है सहायक क्रिया। जैसे हैं, हूं, था, थी, थे। राधा पढ़ रही है। अब अगर ये सहायक क्रिया नहीं लगा यहाँ पे तो क्या वाक्य पूरा होगा? राधा पढ़ रही, नहीं हुआ ना पूरा। तो इसके साथ सहायक क्रिया लगाना आवश्यक हो जाता है। शर्मा जी इस मकान में रहते थे। ठीक है। कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए, किसी क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ जाता है और क्रिया का एक नया रूप बन जाता है तो उसे कहा जाता है कृदंत क्रिया। आइए देखें, ये कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, जैसे दौड़ जमाता, दौड़ता, चल जमाता, चलता। भूतकालिक कृदंत क्रिया, दौड़ जमा आ, दौड़ा, भूतकाल हो चुका है ये काम। चल जमा आ, चला। भविष्यकालिक कृदंत क्रिया, दौड़ जमा कर, दौड़कर, चल जमा कर, चलकर। आया समझ में बच्चों? तो आइए बच्चों अब करते हैं कुछ अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इसके आपको उत्तर देने हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम पाठ में पढ़ चुके हैं, सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं हमने। तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे, उसमें से सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे और ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आइए पहले इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। क्रिया की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए।
रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम बताइए। पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? सही क्रिया पर सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, और यहाँ आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये दो तरह की क्रियाओं के नाम लिखे गए हैं। तो अब जिस वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको उस पे सही का निशान लगाना है। अनुपमा फल खाती है, ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म के साथ देखिए, अनुपमा क्या खाती है? फल खाती है। ठीक है, आपको उत्तर मिला ना क्या का? कनिका सोती है। सकर्मक या अकर्मक? ये है अकर्मक क्रिया। कैसे बच्चों? क्या क्या सोती है? इसमें जवाब है नहीं। किसको सोती है? कोई जवाब नहीं है ना। क्या किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये है अकर्मक क्रिया। नेहा पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। रहीम हंसता है, क्या हंसता है? इसका कोई जवाब नहीं है, तो ये है अकर्मक क्रिया। अमित तैरता है, क्या तैरता है? कोई जवाब नहीं है इसका, तो ये है अकर्मक क्रिया। वह दूध पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है। यहां आपको उत्तर मिला इसका, तो ये है सकर्मक क्रिया। बच्चा गा रहा है, क्या गा रहा है? जवाब नहीं है, तो अकर्मक क्रिया है ये। निम्नलिखित वाक्यों में पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। अब देखिए बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया मतलब जो पहले क्रिया हुई है उसका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे सो जाएंगे। अब इसका उत्तर देखिए, एक आपके लिए किया गया है यहाँ, बच्चे पढ़कर सो जाएंगे, ये इसका उत्तर है। बच्चे पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़कर सो जाएंगे। राधा ने परीक्षा की तैयारी की, राधा विद्यालय गई। तो अब हम यहाँ एक वाक्य बनाते हैं। राधा ने परीक्षा की तैयारी की और कहाँ गई? और विद्यालय गई। ठीक है बच्चों। पेंटर ने काम किया, वह घर चला गया। पेंटर ने काम किया और घर चला गया। हमने सामान खरीदा, हम घर आ गए। हम सामान खरीदकर घर आ गए। राधिका ने खाना खाया, वह पढ़ने चली गई। राधिका खाना खाकर पढ़ने चली गई। आई समझ में आपको किस तरह से हमने पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करके फिर से वाक्य बनाया है? अब दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। भाषा में प्रत्येक वाक्य किसी कार्य या घटना के करने या होने का बोध कराता है। उस कार्य को कराने वाले पद को ही कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? सकर्मक वाक्य, क्रिया अकर्मक, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों या पदों से किसी कार्य को करने, होने, घटना अथवा स्थिति या अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया, वाक्य, सकर्मक, अकर्मक, उसे क्रिया कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, उस मूल शब्द को क्या कहते हैं? सकर्मक, धातु, सामान्य क्रिया, अकर्मक, उसे धातु कहते हैं। क्रियाओं का वर्गीकरण आधारों पर किया जा सकता है। 2, 3, 4, 5, 2 आधारों पर क्रिया का वर्गीकरण किया जा सकता है। जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह क्रिया कहलाती है अकर्मक, सकर्मक, असामान्य, सामान्य, वो कहलाती है सामान्य क्रिया। तो बच्चों, यही अंत होता है इस पाठ का। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए आभार।